वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने जीन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि 1940 तक लोग ये मानते थे कि जीन जो है वो एक लोकस है, एक पॉइंट है जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और अगर रिकॉम्बिनेशन होता भी है तो वो जीन के बीच में होता है। जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, एलील्स हैं, उनमें रिकॉम्बिनेशन आपस में नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जीन एक पॉइंट है जिस पर एक बार में एक ही एलील रह सकता है। अगर एक से ज़्यादा उसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि एक क्रोमोसोम पर एक एलील के साथ दूसरा एलील भी हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है, इफ टू एलील्स आर प्लेस्ड नॉट एट द सेम पोजिशन, देन इट मीन्स कि जीन इज डिविजिबल। तो इस हिसाब से ये हमने देखा कि जीन जो है एक फंक्शनल यूनिट है और एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट में वो एक ऐसा यूनिट है जो रिकम्बाइन कर सकता है, और एक ऐसा यूनिट है जो म्यूटेट कर सकता है एज ए होल। जीन एज ए होल तो ऐसा तभी संभव है जब जीन क्रोमोसोम पर या डीएनए पर एक पॉइंट हो। ठीक है, तो इसमें हमने ये भी देखा कि किस प्रकार स्टोल्टवांट ने बार लोकस की स्टडी में ये बताया कि जो बार आई का कैरेक्टर है वो एक ही पॉइंट, मतलब एक पोजीशन है जो 16A नाम की, उसके डुप्लीकेशन के कारण हो रहा है। इसका मतलब जो जीन है उसमें जगह है, यानी वो एक स्ट्रेच है और वो कोई पॉइंट नहीं है। इसी के बाद सीपी ओलिवर ने भी लोजेंज लोकस में ये जाना कि लोजेंज लोकस भी जब दो म्यूटेंट लोजेंज जो ग्लासी और स्पेक्टिकल हैं, अगर इन्हें आपस में हम म्यूटेट का हाइब्रिड बनाते हैं क्रॉस करा करके, तो इनमें आपस में चूंकि कोई दोनों क्रोमोसोम पर दो अलग अलग म्यूटेंट हैं, कोई वाइल्ड टाइप नहीं है, तो ऐसा वाइल्ड टाइप रिकवर नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में सीपी ओलिवर को ये जो है वाइल्ड टाइप वहाँ पे मिला, जिसका वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, जिसे बाद में एम ग्रीन और ईबी लुइस ने और दूसरे कैरेक्टर्स पे भी स्टडी करके ये देखा कि ये जो वाइल्ड टाइप आ रहा है ये इसीलिए आ रहा है कि जो एक क्रोमोसोम है उस पर लोजेंज स्पेक्टिकल और लोजेंज ग्लॉसी दोनों मिल रहे हैं, और दूसरे क्रोमोसोम पर उसका वाइल्ड टाइप है। जबकि पुराना कॉन्सेप्ट ये मानता था कि ये दोनों एक ही जगह रहते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, मगर साइमल्टेनियसली क्रोमोसोम पर नहीं आ सकते। तो चूंकि आ सकते हैं इसलिए जीन क्या हो गई? जीन इज डिविजिबल। दूसरा इसमें यह था कि अगर एक म्यूटेंट एक ही क्रोमोसोम पर आ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ा था हमने पिछली बार कॉम्प्लीमेंटेशन में कि सिस अरेंजमेंट होता है, और सिस अरेंजमेंट में अगर वाइल्ड टाइप आता है जो कि इस कंडीशन में आ रहा है, तो दोनों म्यूटेंट एक ही जीन के पार्ट होंगे। दोनों म्यूटेंट एक ही जीन के पार्ट होंगे, और अगर ट्रांस में रहते हैं तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो एक जीन के पार्ट है। और अगर वाइल्ड टाइप ट्रांस में भी रिकवर हो जाता है तो वो एक जीन के पार्ट नहीं है। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये सिस अरेंजमेंट में ये वाइल्ड टाइप रिकवर हो रहा है, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है ये वाइल्ड कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, तो ईबी लुइस ने भी जो है एप्रिकॉट और रेड आई कलर में देखा था कि हाँ, हम एप्रिकॉट और रेड आई कलर में भी क्रॉस कराएंगे, तो वहां भी यही वाइल्ड टाइप कैरेक्टर आया था।
अब यहां सोचने वाली बात है कि अगर इन दोनों की पोजीशन अलग अलग है तो ये पोजीशन भी संभव है, जो अब मैं बना रहा हूं कि एल जे यानी लोजेंज का एक स्पेक्टेकल और लोजेंज का ग्लॉसी, अगर इसे यहां नहीं लिखे हम, मान लीजिए दो म्यूटेंट हैं और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में आ रहे हैं, तो चूंकि इसकी जगह अलग है, इसकी जगह अलग है, इसका मतलब इसके सामने इसका वाइल्ड होगा और लोजेंज ग्लॉसी के सामने इसका भी वाइल्ड होगा। तो चूंकि जब दोनों के वाइल्ड हैं, किस फेज में? ट्रांस फेज में। यहां पर क्या है कि दोनों के वाइल्ड और म्यूटेंट सिस फेज में है। तो बात समझ में आती है कि एक क्रोमोसोम बिल्कुल नॉर्मल है, इसीलिए वो वाइल्ड टाइप, यानी इसलिए उसने एक नॉर्मल कैरेक्टर दिया जो कि इस समय वाइल्ड है। यहां डेफिशिएंट है दोनों एलील, इसलिए ये नॉर्मल कैरेक्टर नहीं दे सकते थे, तो इनका एक्सप्रेशन नहीं हुआ, बल्कि साथ में ये था इसने एक्सप्रेस करके फिनोटाइप को वाइल्ड दे दिया। यहां भी अगर वाइल्ड है तो ये क्यों नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा, और जब ये एक्सप्रेस कर सकता है इनके इस पोजीशन में रहने पर, तो बगल में रहने पर क्यों नहीं एक्सप्रेस करके वाइल्ड टाइप दे रहा है? ऐसा इसलिए कि कभी भी F1 हाइब्रिड में वाइल्ड टाइप नहीं प्राप्त हुआ। F1 में वाइल्ड नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि F1 तो ये है, एक दूसरे पेरेंट से आया है, एक दूसरे पेरेंट से आया, ये हाइब्रिड है। जब इनमें हम क्रॉसिंग ओवर दिखाएंगे तभी तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो F1 में वाइल्ड क्यों नहीं आ रहा है? तो इसके लिए लुइस ने यह कहा कि हो सकता है कोई फिनोटाइप किसी सीक्वेंशियल स्टेप पर डिपेंड करता हो। सीक्वेंशियल स्टेप मींस कि एक स्टेप बनेगा, फिर वो दूसरे स्टेप को आगे बढ़ाएगा, दूसरा वाला स्टेप तीसरे स्टेप को आगे बढ़ाएगा और फाइनली एक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो उनका यह कहना था कि चूंकि सिस कॉन्फ़िगरेशन में एक क्रोमोसोम में दोनों स्टेप नॉर्मल है, इनके इस वाले क्रोमोसोम पर कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है। देखिए, डेफिशिएंसी शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो म्यूटेंट होता है वो डेफिशिएंट कहलाता है। तो यहां पर चूंकि म्यूटेंट कोई नहीं है, इसलिए यहां कोई डेफिशिएंसी नहीं है। यहां डेफिशिएंसी है, लेकिन यहां पर इस जगह डेफिशिएंसी है, यहां डेफिशिएंसी नहीं है, इस जगह डेफिशिएंसी नहीं है, यहां डेफिशिएंसी है। तो उनका यह मानना था कि इसने इस वाले जीन ने एक पॉलीपेप्टाइड बनाई जो कि डेफिशिएंट थी। चूंकि ये डेफिशिएंट थी, डिफेक्टेड थी, इसलिए इस वाले पॉलीपेप्टाइड को बनने का मौका नहीं मिला। यहां भी इसने पॉलीपेप्टाइड, ये नॉर्मल है, ये एक पॉलीपेप्टाइड यानी किसी एक स्टेप को नॉर्मली कैरी आउट करेगा, लेकिन ये जो है नॉर्मली उसके बाद इस स्टेप के बाद इस स्टेप पर नहीं जाने देगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब अरेंजमेंट सिस हो जाता है तभी वाइल्ड आता है। ट्रांस में एक स्टेप सही है, एक स्टेप गलत है, इसी वजह से जो फिनोटाइप है वो F1 में नहीं आ रहा है। तो ये हमने पिछले टर्म में भी बताया था कि यही जो चीज है ये क्या कहलाती है? सिस ट्रांस टेस्ट। हालांकि ये टेस्ट इसलिए डिवाइस किया गया था कि अगर वो वाइल्ड दे देता है
और यहां पर वाइल्ड नहीं दे पाता है, इसका मतलब दोनों में डिफिशियंसी एक ही प्रकार की है और वो जीन को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। तो दोनों प्रकार के म्यूटेंट एक ही जीन के पार्ट हुए। और अगर इस कंडीशन में एक डिफेक्टिव होने के बावजूद ये अपना सही बना देता है और ये भी अपना सही बना देता है दूसरे के डिफेक्टिव होने के बावजूद, तो इसका मतलब है कि ये वाला इससे कोई संबंध नहीं रख रहा है, ये वाले का इससे कोई संबंध नहीं। इसका मतलब दोनों अलग अलग यूनिट है। तो चूंकि दो अलग अलग यूनिट है तो दो अलग अलग जीन है। तो सिस ट्रांस टेस्ट को हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसका यही मतलब था कि अगर सिस में वाइल्ड आता है और ट्रांस में वाइल्ड नहीं आता है, इट मीन्स बोथ द म्यूटेंट्स अंडर कंसिडरेशन आर बिलोंग टू सेम जीन, सेम यूनिट के पार्ट है। तो ये सिस और ट्रांस टेस्ट है जो आगे भी हम देखेंगे कि ये किसी भी दो म्यूटेंट जो ए और बी है, जो दो म्यूटेंट है, उसको इस टेस्ट के आधार पे हम कह सकते हैं कि दोनों में डेफिशिएंसी सेम टाइप की है और डिफरेंट टाइप की है। सेम टाइप की है तो दोनों एक ही यूनिट के पार्ट होंगे, जिसे बाद में सिस्ट्रॉन कहा गया। और डिफरेंट टाइप के होंगे तो दोनों डिफरेंट यूनिट के पार्ट होंगे जो सिस्ट्रॉन कहलाती है, यानी दो अलग अलग सिस्ट्रॉन के पार्ट होंगे। तो इसके आधार पर ईबी लुइस ने जब ये देखा कि लोजेंज कैरेक्टर जो कि आपस में, यानी लोजेंज कैरेक्टर जो कि आपस में एलील है ये मालूम है हमें, लेकिन वो सिस और ट्रांस टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो उसको उन्होंने कहा स्यूडो एलील, और इस फिनोमेना को कहा स्यूडो एलीलिज्म। हालांकि बाद में पोंटे कार्वो साइंटिस्ट ने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि हम स्यूडो एलील क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो सिस ट्रांस टेस्ट नहीं पास कर पा रहे हैं, जबकि वो एक ही जीन का हिस्सा है और वो इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जा रहा है और जो है वो दो जीन के हिस्से हैं लोजेंज में। तो उन्होंने कहा कि इसे हम स्यूडो एलीलिज्म ना कह के, क्योंकि अब क्लासिकल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ गया है, तो हम स्यूडो एलील नहीं कहेंगे बल्कि इसे लुइस इफेक्ट कहेंगे। इस प्रकार जो भी म्यूटेंट्स हैं जो कि हमें मालूम है कि एक ही जीन का हिस्सा है, लेकिन वो एक साथ आ करके और वाइल्ड टाइप कैरेक्टर देते हैं और एक जीन का हिस्सा नहीं होते दिखा पाते हैं अपने को, तो उसमें उस प्रकार के इफेक्ट को हम स्यूडो एलीलिज्म ना बोल, यानी कि एलील नहीं है ऐसा ना कह के हम उनसे ये कहेंगे कि वो लुइस इफेक्ट है। ठीक है। तो इसके बाद अब ये बातें हुई कि भाई हम पे कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट है, हम पे रिकॉम्बिनेशन टेस्ट है, तो फाइन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए इस पर हम सोचें। तो फाइन स्ट्रक्चर के लिए जब रिकॉम्बिनेशन और कॉम्प्लीमेंटेशन का सहारा लिया गया, तो जो लोजेंज कैरेक्टर था उसमें 4 म्यूटेशनल साइट्स खोजी गई, 4 म्यूटेशनल साइट्स इस तरीके से 1, 2, 3 और 4 म्यूटेशनल साइट खोजी गई, जिनमें आपस में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इस प्रकार थी एट 0.06,
उसमें उन्होंने देखा कि 14 एलील पाए गए, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14वां जो है वाइल्ड टाइप। तो उन्होंने कहा ये जो म्यूटेशनल साइट है, यानी 1 साइट, 2 साइट, 3 साइट और 4 साइट, इसमें उन्होंने ये यहां म्यूटेशंस, ये म्यूटेंट हैं सारे जो एक ही साइट पे पाए जा रहे हैं, यानी इनमें आपस में रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो ये एक ही साइट पे पाए जा रहे हैं। जबकि इसमें और इसमें रिकॉम्बिनेशन होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0.45, इसमें और इनमें रिकॉम्बिनेशन होगा और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0.45, और इनमें रिकॉम्बिनेशन होगा और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0.06। तो फर्दर स्टडीज से हमें लोजेंस के 14 एलील्स मिले जो 4 म्यूटेशनल साइट्स पर हैं, यानी म्यूटेशनल साइट्स मींस इनमें सारे डिफेक्ट जो आ रहे हैं वो एक ही जगह पर आ रहे हैं। एक ही जगह मींस कि वो जो डिफेक्ट इसमें है, मान लीजिए इसमें कोई डिफेक्ट है जो इसे नॉर्मल नहीं होने दे रहा है, उसमें दूसरे वाले में भी कुछ डिफेक्ट ऐसा है जो नॉर्मल नहीं होने दे रहा, यानी इन सब में करीब करीब एक ही जैसे डिफेक्ट हैं, जिससे कि ये कोई सा म्यूटेंट आ जाए ये एबनॉर्मल ही रहेगा। लेकिन ये एक ही जगह है, एक ही म्यूटेंट ऐसा है, बस यहां 3 म्यूटेंट सेम है, यहां 2 म्यूटेंट सेम है, और ये आपस में दूर दूर बैठे हुए हैं। ये तो सब एक ही जगह है, ये चूंकि एक ही जगह है इसलिए आपस में एक दूसरे को रिप्लेस ही करेंगे, साथ साथ नहीं बैठ सकते, यानी इनके और इनके बीच रिकॉम्बिनेशन संभव नहीं है। यानी इनको मानिए कि ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो सेम है इन सब का, 1 2 3 4 5 6 7 का, ये एक ही जगह बैठ सकते, ये साथ साथ नहीं बैठ सकते। तो ऐसे इस तरीके से करके लोजेंज में 14 एलील्स का पता लगा जो कि इस 4 म्यूटेशनल साइट्स पर थे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ जिसने कि फाइन स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज्यादा समझ लोगों को दी, वो था बैक्टीरियोफेज का T4 बैक्टीरियोफेज का R2 लोकस। ये जो लोकस है इसको सीमोर बेंजर ने स्टडी किया काफी डिटेल में, और उन्होंने किसकी सहायता ली, रिकॉम्बिनेशन की टेक्निक की और कॉम्प्लीमेंटेशन की। कॉम्प्लीमेंटेशन की और रिकॉम्बिनेशन दोनों टेक्निक की सहायता से ये दिखाया कि ये जो लोकस है इसका फाइन स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसके लिए उन्होंने कॉम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले लिया और ये कहा कि जो R2 लोकस है ये हम इसका फाइन स्ट्रक्चर जान सकते हैं, लेकिन R2 लोकस क्या है? R2 लोकस ऐसा है जो म्यूटेंट अगर हो इसका, जैसे म्यूटेंट है तो वो लाइसिस क्रिएट करेगा, और लाइसिस के कारण जो बैक्टीरियल कॉलोनी है उसमें प्लाक बनेगा। प्लाक उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए पेट्री डिश है और इसमें अगर है पूरा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो जहां पर T4 बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन होगा वो यहां पर क्लियर पैचेस बना देगा। क्लियर पैच इसलिए बना देगा क्योंकि क्लियर पैच का मतलब है वहां के बैक्टीरिया सारे
खत्म हो गए, तो इसे प्लैक बोलते हैं। तो R2 लोकस के बारे में ये खास बात थी कि ये के स्ट्रेन जो है किसका, ई कोलाई का, ई कोलाई के स्ट्रेन में कोई प्लाक नहीं बनाता है। अगर हम इस R2 लोकस वाले, R2 म्यूटेंट वाले बैक्टीरियोफेज को के स्ट्रेन वाले ई कोलाई पर इन्फेक्ट करा दें तो यहां पर प्लाक नहीं बनेगा, जबकि R2 का जो वाइल्ड टाइप है इसका लोकस, ये जो है ई कोलाई के स्ट्रेन पर प्लैक बनाएगा, प्लैक बनाएगा। दूसरे ये ई कोलाई के स्ट्रेन पर भी प्लैक बनाएगा, और एक बी स्ट्रेन होता है, के बजाय बी स्ट्रेन। बी स्ट्रेन के ई कोलाई पर क्या है कि जो R2 का वाइल्ड है ये कैसा प्लाक बनाएगा, शार्प एज का और छोटा, यानी इस तरीके का छोटा प्लाक बनेगा। और बी स्ट्रेन पर अगर हम R2 लोकस को इन्फेक्ट कराएं तो ये फजी आउटलाइन वाला एक बड़ा प्लाक बनाएगा, यानी ये शार्प एजेस हैं, शार्प एजेस हैं, ये फजी एजेस हैं। फजी माने नॉट सो क्लियर। और ये स्मॉल प्लाक है और ये लार्ज प्लाक है। तो अब इतनी जानकारी हमें हो गई, तो इसका मतलब ये इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम क्या जान सकते हैं कि ये के स्ट्रेन पर कोई हमला नहीं करता है, यानी कोई प्लैक नहीं बना पाता है, लेकिन बी स्ट्रेन पर बनाता है। लेकिन बी स्ट्रेन पर जो बनाएगा वो लार्ज होगा। इसी प्रकार जो वाइल्ड टाइप है उसके बारे में हमें क्या पता चला कि वो के स्ट्रेन पर भी बनाएगा और बी स्ट्रेन पर भी प्लैक बनाएगा, लेकिन दोनों जो हैं स्मॉल होंगे, दोनों स्मॉल होंगे। तो ये ऐसा, इतनी जानकारी क्यों हमने ली, इसका मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हम हमको मालूम तो है नहीं कौन सा स्ट्रेन है, कि अगर हमने उसे के स्ट्रेन पर करा बैक्टीरियोफेज के, तो अगर प्लाक नहीं बनेगा तो हम जान जाएंगे कि वो R2 म्यूटेंट है, और अगर प्लाक बन जाएगा तो हम ये मान जाएंगे कि वो R2 म्यूटेंट ना होकर के उसका वाइल्ड टाइप है। और तीसरी कंडीशन ये रही कि अगर R वाइल्ड प्लस R2 लोकस को अगर के स्ट्रेन में डाल दिया जाए तो प्लाक बन जाता है। तो प्लाक क्रिएट्स और प्रोड्यूस प्लाक। क्यों? क्योंकि जो वाइल्ड टाइप है वो इसको लाइज करता है के स्ट्रेन को, और चूंकि लाइज कर देता है तो इसको काम करने का मौका मिल जाता है। तो के स्ट्रेन जो कि एक लाइसोजेनिक स्ट्रेन है, ये भी याद रखिएगा, ये लाइसोजेनिक है। क्यों लाइसोजेनिक है यहां पर? क्योंकि इसमें जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है उसमें जो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है वो जुड़ जाता है, जिसे हम इसीलिए उसे हम लैम्डा फेज बोलते हैं। ये अलग से इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये इसी वजह से ये लाइसोजेनिक है। तो R2 जो है वो K पर प्लैक नहीं बना सकता, और वाइल्ड जो है वो K पर बना सकता है।
और मिक्स्ड इन्फेक्शन करने पर यहां पर प्लैग बनेगा, इसलिए बनेगा क्योंकि वाइल्ड कैरेक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा है। अब सपोज कीजिए आपके पास दो म्यूटेंट हैं, R2 सपोज कीजिए X है, X है और R2Y है, यानी दो आपने ले लिया और एक को X कह दिया, एक को Y ले लिया। आपने दो ही क्यों लिया है? देयर में भी सो मैनी, यानी सैकड़ों म्यूटेंट हैं, लेकिन आपने कोई दो पिक किया। आपने भी मत कहिए, सीमोर बेंजर ने दो पिक किया और उसने कहा कि एक को हम X माने ले रहे हैं, एक को Y माने, यानी एक अलग है एक अलग है, मान ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसे दोनों को हम मिक्स्ड इन्फेक्शन कराते हैं, अगर मिक्स्ड इन्फेक्शन कराते हैं किसका? के स्ट्रेन का, तो के स्ट्रेन में प्लैग प्रोड्यूस होगा। प्लैग तब प्रोड्यूस होगा इफ वाइल्ड टाइप अकर। ध्यान दीजिएगा कि दोनों का मिक्स इन्फेक्शन कराते हैं के स्ट्रेन पर, अगर प्लैग बन रहा है तो क्यों बन रहा है? क्योंकि वाइल्ड टाइप होगा। और हम यहां जानते हैं कि दो डिफरेंट म्यूटेंट जब ट्रांस फेज में आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये अलग है ये अलग है, तो ट्रांस फेज में आने पर भी ये वाइल्ड दे रहे हैं। तो हमारा पिछला नियम क्या कहता है कॉम्प्लीमेंटेशन का, कि अगर ट्रांस में भी वाइल्ड है देन बोथ द म्यूटेंट्स बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप। तो सीमोर बेंजर ने कुछ नहीं किया, सिंपल उन्होंने क्या कहा कि अगर इनके दोनों से वाइल्ड टाइप प्रोड्यूस हो रहा है, अगर इनके दोनों से वाइल्ड टाइप प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो दोनों जो म्यूटेंट है वो अलग अलग ग्रुप के होंगे, अलग अलग ग्रुप के होंगे। तो इसको यहां उन्होंने कहा ये वाला R2X और ये वाला R2Y अलग है क्योंकि वाइल्ड टाइप हो रहा है। लेकिन अगर किन्हीं दो म्यूटेंट्स, क्योंकि बहुत सारे म्यूटेंट्स थे, सैकड़ों थे, किन्हीं दो म्यूटेंट्स में कोई प्लैग नहीं बन रहा है, तो ये वो दोनों म्यूटेंट X और Y दोनों एक ही ग्रुप के होंगे। तो इस प्रकार करते करते उन्होंने बहुत सारे म्यूटेंट ए में और बहुत सारे म्यूटेंट बी ग्रुप में डाल दिए कि ये भाई ये म्यूटेंट ये दोनों इसमें है, ये दोनों इसमें है, ये दोनों इसमें है, ये दोनों एक इसमें एक उसमें, ऐसे करके डाल दिया। अब चूंकि उन्होंने ए ग्रुप और बी ग्रुप को किसके बेसिस पे डाला था? सिस ट्रांस टेस्ट के बेसिस पर, क्योंकि सिस ट्रांस है, सिस फॉर्म में ही वाइल्ड देना चाहिए अगर एक ही ग्रुप का होगा। ट्रांस में वाइल्ड देगा तो इसका मतलब दोनों ग्रुप का होगा, और ट्रांस में वाइल्ड देगा तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं यानी कॉम्प्लीमेंटेशन पास कर रहे हैं। तो चूंकि सिस ट्रांस के आधार पर ये दो ग्रुप बनाए गए, इसलिए उन्होंने इसे नाम दिया सिस्ट्रॉन ए एंड सिस्ट्रॉन बी। तो ये आपको समझ में आया? ये कहना चाह रहे थे कि ये भले ये म्यूटेंट हैं दो अलग अलग, लेकिन इनकी डिफिशियंसी सिमिलर टाइप की है, यानी
वो ऐसी डिफिशियंसी है जो किसी एक्टिव पॉलीपेप्टाइड को नहीं प्रोड्यूस कर पा रही। और इन दोनों में अगर इन दोनों की बात करें कि एक ये है एक ये है, तो इसका मतलब है कि इसकी डेफिशिएंसी अलग है, इसकी डेफिशिएंसी अलग है, और इनके जो काउंटर पार्ट हैं वो ट्रांस फेज में इस डेफिशिएंसी को ओवरकम कर रहे हैं दोनों को। तो दोनों जो है अलग अलग ग्रुप के हुए, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी अलग है, इसकी डेफिशिएंसी अलग है, और अलग अलग ग्रुप के हुए, तो वो ग्रुप का क्या नाम रहा? सिस्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि हमने वो ग्रुप बनाया है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के आधार पर। तो बेंजर ने एक नामकरण किया जिसका नाम उन्होंने रखा सिस्ट्रॉन ए। ग्रुप का नाम था सिस्ट्रॉन ए एंड सिस्ट्रॉन बी। अब उन्होंने देखा कि जो सिस्ट्रॉन है, कोई सा भी सिस्ट्रॉन है, उसमें बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं, उसमें बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं। तो वो ये जानना चाह रहे थे कि भले ही ये एक ही जैसे सिम्टम दे रहे हो, लेकिन क्या ये आपस में रिकंबाइन कर सकते हैं? क्या आपस में ये रिकंबाइन कर सकते हैं? तो रिकंबाइन करने के लिए उन्होंने दूसरे मेथड का सहारा लिया, जिसको क्या कहा? रिकॉम्बिनेशन टेस्ट। वो वाला तो कॉम्प्लीमेशन टेस्ट था, कॉम्प्लीमेंटेशन, और ये कैसा था? रिकॉम्बिनेशन टेस्ट। उन्होंने देखा कि दो प्रकार के म्यूटेंट पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं रिवर्टेंट टाइप, और एक पाए जाते हैं नॉन रिवर्टेंट टाइप। रिवर्टेंट टाइप कैसे म्यूटेशन है? पॉइंट म्यूटेशन है। क्योंकि क्या होता है कि पॉइंट म्यूटेशन है और वो रिवर्ट बैक भी हो सकता है कि अगर उसका रिपेयर हो जाए। नॉन रिवर्टेंट टाइप कैसे हैं? डिलीशन म्यूटेशन है। ये म्यूटेंट डिलीशन के कारण बने हुए हैं, तो ही चोज नॉन रिवर्टेंट टाइप। उन्होंने कहा कि हम नॉन रिवर्टेंट टाइप वाले म्यूटेशन जो हैं हम उनका पहले अध्ययन करेंगे और उनमें ओवरलैपिंग को हम चेक करेंगे। तो ओवरलैपिंग का मतलब मान लीजिए कि एक ये स्ट्रेच है डीएनए का, एक ये म्यूटेंट का स्ट्रेच है, एक ये म्यूटेशन का स्ट्रेच है, एक ये म्यूटेशन का स्ट्रेच है, ये है, ये इस तरीके से ऐसे इसलिए बनाया कि ये ओवरलैपिंग मेथड से बनाया गया, स्टडी की गई है, ताकि अगर मान लीजिए यहां पर एक डिफेक्ट, एक डिलीशन है, यहां पर एक डिलीशन है, तो ए बी सी डी ई एफ जी, अगर आप ऐसे लाइन खींचेंगे तो ए में भी वही डिलीशन है, बी में भी वही डिलीशन है, सी में भी वही डिलीशन है, यानी सारे म्यूटेंट्स हैं। म्यूटेंट वही है, जो डिलीशन तो वही है, लेकिन जो साइज है वो घटते क्रम में है। तो ए म्यूटेंट में भी सेम प्रकार का डिलीशन है, बी म्यूटेंट में भी सेम प्रकार का है, सी डी ई तक सेम प्रकार का है, लेकिन एफ और जी में वो डिलीशन म्यूटेशन नहीं है। तो इन्होंने ये कहा, देखा कि अगर इसमें इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और कोई वाइल्ड टाइप बन रहा है, यानी रिकॉम्बिनेशन होगा तो
वाई टाइप बनेगा, और वाई टाइप बनेगा तो वो के स्ट्रेन पर क्या बना देगा, प्लाक, क्योंकि हम जानते हैं कि R2 लोकस के स्ट्रेन पर प्लाक नहीं बना पाता है। तो इन्होंने क्या किया कि ये देखा कि अगर हम A इंटू बी या B इंटू सी और D और E कुछ भी कर दें और इन्हें इन्फेक्ट करा दें B स्ट्रेन पर, तो B स्ट्रेन पर जब इन्फेक्ट कराएंगे तो प्लाक तो बनेगा ही। तो जब प्लाक बन जाएगा तो इसके लाइसेट को, यानी यहां पर अब बहुत सारे बैक्टीरियोफेज है ना, तो इसके लाइसेट को लेकर के के स्ट्रेन पर डालेंगे। तो अगर इन दोनों के रिकॉम्बिनेशन से कोई वाइल्ड बना होगा, इफ कोई वाइल्ड बना होगा तो के स्ट्रेन पर प्लाक बन जाएगा, और अगर वाइल्ड टाइप नहीं बना होगा तो के स्ट्रेन पर प्लाक नहीं बनेगा। तो उनका यह कहना था कि चाहे कितना ही रिकॉम्बिनेशन हो जाए ए और बी में, चूंकि ये ओवरलैपिंग रीजन में ही डिलीशन है, इसलिए जो कमी इसके में है वही कमी इसके में है, वही कमी इसके में है, वही इसके में है, वही इसके में है, लेकिन इसमें जो कमी है वो इसमें नहीं है, एफ में और जी में। तो अगर वो एफ और ए और जी या ए और एफ में को मिक्स करके बी में स्ट्रेन में कराएं और उसके लाइसेट को ले, तो चूंकि दोनों का डिलीशन अलग है, डिफेक्ट अलग है, तो दोनों वाइल्ड दे देंगे और इस पर एक प्लाक बन जाएगा। तो ओवरलैपिंग में स्मॉलर लेंथ धीरे धीरे घटते घटते हम कैसे जान रहे हैं कि ये तो लेंथ और घटती चली जाएगी। अगर हम यही प्रोसीजर एडॉप्ट करें तो लेंथ और घटती चली जाएगी। तो इसी प्रोसीजर से अब लेंथ हम घटा तो रहे नहीं, भाई बेंजर उसको काट तो रहे नहीं थे कैंची से कि हम इसे काट दें, लेंथ कम होती चली जाए, वो सब आपस में कॉम्बिनेशन को बी में ग्रो करा के के पर प्लैक देख रहे। तो ऐसा करते हुए उन्होंने तकरीबन 0.0001% तक भी जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है उसकी स्टडी करी। 0.001 तक उन्होंने फ्रीक्वेंसी देखी कि इतनी कम फ्रीक्वेंसी भी हमें मिल रही, क्योंकि बहुत आसान था उनके लिए कि बी स्ट्रेन में तो प्लाक बन नहीं है, खूब करे जाओ एक्सपेरिमेंट, कोई तो होगा जो के स्ट्रेन पे प्लाक बनाएगा। तो उन्होंने इसी तरीके से सारे म्यूटेंट्स को चेक किया और ये पाया कि इतनी फ्रीक्वेंसी तक हम म्यूटेंट्स को देख सकते हैं। तो म्यूटेंट्स इसी तरीके से बहुत सारे उन्होंने ग्रुप किए, और ये दोनों म्यूटेंट्स कौन के थे, ए सिस्ट्रॉन के भी थे और बी सिस्ट्रॉन के भी थे। तो ऐसा करके उन्होंने R2 लोकस पे जो बैक्टीरियोफेज का जब स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि करीब करीब 2400 म्यूटेंट्स की स्टडी उन्होंने करी, एंड ही फाउंड दैट दीज 2400 अप्रॉक्सीमेट म्यूटेंट्स वर सेटल्ड एट 300 म्यूटेशन साइट which were separable by recombination। तो ये 300 साइट उनको मिली जिनके म्यूटेंट्स आपस में रिकॉम्बाइन कर रहे थे। तो उन्होंने उस स्ट्रेंथ, उस स्ट्रेच को या उस यूनिट को क्या कहा, रेकॉन कहा, विच द लेंथ of the genetic material which can recombine। और जितने 2400 म्यूटेंट थे, 300 जगह थे, वो जो आपस में रिकॉम्बाइन नहीं कर पाए उसे उन्होंने म्यूटॉन कहा, क्योंकि तब अगर रिकॉम्बाइन नहीं भी कर रहे हैं
तब भी म्यूटेशन तो है ही है, क्योंकि वेरिएबल्स तो है ही हैं। मान लीजिए 3 या 4 ऐसे म्यूटेंट हैं जो आपस में रिकॉम्बिनेशन नहीं कर पा रहे, लेकिन तब भी 3 या 4 तरीके के तो हैं ही हैं। इसका मतलब वो जो पॉइंट है जहां पर म्यूटेंट 4 प्रकार के हैं लेकिन वो रिकॉम्बाइन नहीं कर रहे हैं, वो इतनी छोटी जगह है, यानी वो इतनी छोटी स्ट्रेच है जिसके बीच में से डीएनए का टूटना मुश्किल है। तो उन्होंने उस स्ट्रेच को कहा म्यूटॉन। तो सबसे छोटी स्ट्रेच क्या हुई? म्यूटॉन हुई। उससे बड़ी स्ट्रेच क्या हुई? रेकॉन हुई। और सारे रेकॉन जो आपस में कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट नहीं पास कर पा रहे थे, वो सारे के सारे मिलकर के क्या हो गए? सिस्ट्रॉन। तो यहां पर सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन एक ऐसा स्ट्रेच है, इट इज एक ऐसा स्ट्रेच है डीएनए का जो कि एक एक्टिव पॉलीपेप्टाइड बना रहा है। पॉलीपेप्टाइड बना रहा है। तो कायदे से देखा जाए तो म्यूटॉन, रेकॉन और सिस्ट्रॉन, इनमें से कोई भी जीन के सिनोनिमस नहीं है, क्योंकि जीन के अंदर ही एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन फिर लौट करके जीन पर हम वापस गए, लोगों ने कहा कि नहीं, जीन भले ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, कोई शब्द, कोई यूनिट के रूप, यानी इट इज नॉट फंक्शनिंग एज ए यूनिट, क्योंकि न तो वो यूनिट ऑफ फंक्शन है, क्योंकि यूनिट ऑफ फंक्शन क्या है? सिस्ट्रॉन। नहीं वो यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो न तो यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, न ही यूनिट ऑफ म्यूटेशन है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी डीएनए स्ट्रैंड में एक बेस भी म्यूटेट हो सकता है। तो म्यूटॉन की लंबाई, जो चौड़ाई मतलब स्ट्रेच है, वो एक पॉइंट के बराबर भी हो सकती है, भले वो यहां इतना बड़ा हो। लेकिन अगर मान लीजिए 4 बेस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, तो एक थाइमीन भी अपने आप में म्यूटेट कर सकता है। तो इसका मतलब अगर हम म्यूटॉन की लंबाई पूछें तो वो एक बेस के बराबर हो गई। तो इसी प्रकार से इतना बड़ा स्ट्रेच है जो कि रिकॉम्बाइन कर सकता है, तो उससे बड़ा हो गया। और उतना बड़ा स्ट्रेच है जो कि एक एक्टिव पॉलीपेप्टाइड को बना रहा है, तो वो एक सिस्ट्रॉन हो गया। तो कायदे से सिस्ट्रॉन, रेकॉन, म्यूटॉन सब एक डिफरेंट लेवल की यूनिट्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जीन नहीं कहलाई जा सकती। क्यों? क्योंकि जो कैरेक्टर है, जो एक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, उसके वेरिएंट्स ही बहुत सारे हैं सिस्ट्रॉन के रूप में। लेकिन फिर भी हम यहां पर सिस्ट्रॉन को जीन के समकक्ष ही मान के चलते हैं, और सिस्ट्रॉन वो स्ट्रेच है जो सिस और ट्रांस टेस्ट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से सीमोर, बेंजर को ये क्रेडिट जाएगा जिन्होंने फाइन स्ट्रक्चर में ये बताया है कि जो जीन है वो फर्दर डिविजिबल है, और उसमें पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए एक अलग स्ट्रेच होता है कि लंबाई कम से कम उतनी लंबाई जरूरी है, और रिकॉम्बिनेशन के लिए कम से कम उतनी लंबाई जरूरी है, और कम से कम एक बेस भी अगर होगा तो वो म्यूटेट हो सकता है। तो जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जीन के बारे में, वो यही कहता है कि डिफरेंट स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए कैन डू डिफरेंट थिंग्स। म्यूटेट होना होगा तो एक बेस की जरूरत पड़ेगी, रिकॉम्बिनेशन करना होगा तो एक स्ट्रेच की जरूरत पड़ेगी, और एक पॉलीपेप्टाइड यानी ट्रांसक्राइब होकर के एक पॉलीपेप्टाइड को बनाना होगा तो उसके लिए एक डिफरेंट स्ट्रेच की जरूरत पड़ेगी। और एक ही कैरेक्टर में कई सारे पॉलीपेप्टाइड्स सीक्वेंशियली स्टेप में बन सकते हैं। So this is all about the gene concept and fine structure of gene. Thank you so much.